हमको दो चीजें मालूम है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर वो चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। आज तक अपन लोग ज्यादातर जो भी क्वेश्चन बनाते आए थे उसमें आंसर क्या निकालते थे, जैसे इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम लिया, स्पीड कितनी आएगी, अपन 10 मीटर पर सेकंड या 100 किलोमीटर पर आवर, इस टाइप का आंसर बताते थे। इसमें डायरेक्शन कभी बताते थे हम लोग नॉर्मली, तो ये स्केलर चीज बताते थे हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते थे। अगर मैं 10 बता रहा हूं तो मतलब मैग्नीट्यूड बताया, किधर जाना है मैं नॉर्मली नहीं बताता था। तो आज तक हम लोग वेक्टर्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। अब अपन लेके वेक्टर्स को थोड़ा सा सीरियसली। तो जब मैं सीरियसली बोल रहा हूं तो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीजों अब हम लोगों को डायरेक्शन कंसीडर करना है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, अगर कार मेरी उस डायरेक्शन में जा रही है तो हम लोग इसको पॉजिटिव मानेंगे, और उसके बाद अगर मेरे को कोई चीज उल्टी आती हुई दिखती है तो मेरे को उसको नेगेटिव मानना है, बिकॉज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो अब इस पे कुछ टर्म्स आएंगे। वेक्टर क्या होता है तो सबको मालूम है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड बोल दिया तो मैं स्पीड बता रहा हूं, अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट बोल दिया तो मैं वेलोसिटी बता रहा हूं। तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ चीजों में आते हैं, जैसे पहला टर्म, ये कुछ टर्म्स हमको मालूम होने चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर लिखा है, इसको मॉड ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, मॉड्यूलस नहीं पढ़ते, मॉड ऑफ वेक्टर, लेकिन फुल फॉर्म उसका मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है। इसका ये मतलब होता है, जैसे जब मैं बताया तो एक वेक्टर क्वांटिटी बताया 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी बताया। अब मेरे से कोई पूछे इसमें मैग्नीट्यूड कितना था, तो इसका मैग्नीट्यूड 10 था। तो सिर्फ जब मैग्नीट्यूड मेरे से कोई पूछता है तो मैं मॉड ऑफ वेक्टर बताता हूं। मतलब अगर एक वेक्टर है a, ऊपर में एरो लगा के इसको मैं वेक्टर बताता हूं। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ऐसे, दो डंडे खींच, मॉड ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a कैसे पता चला, ऊपर एरो लगाया है, इज इक्वल टू होता है a। मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड एक वेक्टर था तो मैं इसका से जब मैं मॉड लगा दूंगा तो इसका आंसर मैं बोलूंगा 10 मीटर पर सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता चला, एरो लगा के, एरो लगाया तो ये वेक्टर है, पता चल गया। मेरे से पूछा इसका मॉड बताओ, मैग्नीट्यूड सिर्फ बताओ कितना है, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड तो वैसे 10 है, लेकिन हमें ये भी तो बताना है कि ये स्पीड की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो मैं यहाँ सामने मीटर पर सेकंड लिख दिया, लेकिन अब उसमें डायरेक्शन नहीं है क्योंकि एरो हटा दिया मैंने। तो सिंपल सी चीज है, किसी भी वेक्टर का मॉड उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। इसमें हम लोग आगे अलग अलग टाइप के, ये बहुत सिंपल नहीं है, जितना आसान दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। इसके क्वेश्चंस जब बनाएंगे तब समझ मॉड कैसे निकालते हैं। अभी तो मैं सिर्फ तुम लोगों को टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करवा रहा हूं। तो फर्स्ट वन इज मॉड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब कुछ ऐसा समझो, जैसे मान लो अपने अपने स्कूल को इमेजिन करो, अपनी क्लासरूम में बैठे हो, कोई पूछा कि भाई फिजिक्स लैब कहां है बताओ, तो तुम लोग पूरा फिजिक्स लैब ले जाके थोड़ी बताते हो, पूरा पकड़ के उसको ले गए फिजिक्स के लैब तक और वहां दिखाएं ये फिजिक्स लैब। अपन नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे हाथ दिखाते हैं वहां पे फिजिक्स लैब। तो ये मान लेते हैं मेरे हाथ तक 1 मीटर है, कोई भी चीज, कोई भी मेरे से रास्ता पूछता है तो भी मैं ऐसे ही दिखाता हूं, उसको पकड़ के ले जाके पूरा छोड़ के नहीं आता हूं, है ना। तो हम लोग नॉर्मली एक डायरेक्शन उसको दिखा देते हैं विद अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हाथ मेरा हो गया एक छोटा सा डिस्टेंस, और अगर 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है या 1 किलोमीटर है, मतलब कोई भी 1 यूनिट है, तो इसको मैं यूनिट वेक्टर बोलूंगा। यूनिट वेक्टर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 मीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 होना चाहिए। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है, इसमें मैं उसको उंगली दिखा रहा हूं ना कि वहां जाओ, या मैं बोल दिया ऊपर, थर्ड फ्लोर है, मैं बोल दिया ऊपर, तो मैं उसको पूरा थर्ड फ्लोर तक नहीं लेके गया। तो जब हम इस तरह के वेक्टर की बात करते हैं जिसमें यूनिट डिस्टेंस होता है और डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कौन सा होगा, टुवर्ड्स द मेन वेक्टर। तो अब इसी वेक्टर को फिर से उठाता हूं मैं, ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, इसका मेरे को यूनिट वेक्टर बताना है। ए वेक्टर बहुत बड़ा कुछ हो सकता है ना, जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड में लिखा था, ए वेक्टर को मैं मान लेता हूं ये 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स
ईस्ट है, ये अपना वेक्टर हुआ। मतलब एक मैग्नीट्यूड मेरे को मालूम है कितना 10 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन मेरे को मालूम है टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब मेरे को जब स्पीड बताना होगा तो मैं ऐसे बताऊंगा, लेकिन अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा? 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 1 मीटर पर सेकंड, ये अपना हो गया यूनिट वेक्टर। तो इसी चीज को जब हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं तो ये 10 का 1 कैसे हो सकता है? 10 का 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा? इसको डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ा होगा। मतलब देखो टुवर्ड्स ईस्ट तो नहीं लिया, टुवर्ड्स ईस्ट अभी भी लिखा हुआ, मैं यहां 2 लिख दिया हूं, मैं फिर से लिखना नहीं चाहता था, लेकिन 10 का मैंने 1 कर दिया, तो मैं क्या किया होगा? उसको 10 से डिवाइड कर दिया। इससे मेरे को ये पता चला अगर एक वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, मतलब ये ऊपर वाला हो गया मेरा 10 टुवर्ड्स ईस्ट और नीचे वाला हो गया 10। ये 10 क्यों है? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो 10 टुवर्ड्स ईस्ट डिवाइडेड बाय 10 क्या बचा? एक यूनिट वेक्टर। और एक यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ऊपर एक ऐसा टोपी पहना दो उसको, ये देखो इसको कैप बोलते हैं, C A P कैप। ये लिखना मत कभी, ये बोलने के लिए लिखा हुआ, इसको सिर्फ बोलते हैं, यहाँ पे लिख दिया उससे। ये जो ऊपर मैंने बनाया है इसको हेड या कैप बोलते हैं। हेड मतलब सिर वाला हेड या कैप, ए कैप। तो दिस इज द वे वी राइट यूनिट वेक्टर फॉर एनी गिवन वेक्टर। आपका गिवन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ए, ये कोई नंबर है 10 20 30 40 कोई भी नंबर है। अब मेरे को उस पे डायरेक्शन दिखाना है तो मैं ऊपर एक एरो बना देता हूं, ए बनाया, एरो बनाया, ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? मतलब जैसे मैं 10 20 30 मेरे को बताना है तो मैं दो डंडे ऐसे खींचूंगा, दिस इज मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए होता है। अब इसमें देखो एरो हटा दी, तो मैं अभी सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं। जब मेरे से कोई पूछेगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। The magnitude of unit vector is 1 and it is having the same direction as the given vector. So our given vector is a vector and its unit vector मतलब ये वाला vector will be equal to original vector divided by magnitude of that vector. इस चीज को ध्यान से समझो, ये 1 हो गया, इस पूरी चीज की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। क्यों 1 आएगी? क्योंकि ऊपर लिखा है, मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल अपना 10 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट लिखा है, ठीक है, ऐसा 10 मीटर्स पर सेकंड ईस्ट, ब्रैकेट में ईस्ट लिखिए, डिवाइडेड बाय इसको कर दिया मैंने 10। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो जब 10 से डिवाइड किया ये और ये कट गया तो क्या बचा? 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो अपना फिजिक्स लैब वाला एग्जांपल याद करो। मेरे से कोई पूछा फिजिक्स लैब किधर है, मैं से हाथ उठा के बता दिया उधर चले जाओ, तो ये मैं उसको यूनिट वेक्टर दिखाता हूं, ना कि पूरा एक लंबा ऐसा रस्सी लेके पूरा फिजिक्स लैब तक लाइन खींच के बताता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब लोग सिर्फ ऐसे हाथ से इशारा करते हैं। तो ये 1 मीटर लंबा हाथ दिखाया मैंने इसको और डायरेक्शन वही दिखाया जो जहां वो जाना चाहता था। तो डायरेक्शन मेरा चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन ईस्ट है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट से याद रखना, जब भी यूनिट की बात होती है हम लोग नंबर 1 की बात कर रहे होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो कोई भी चीज चल रही, मान लेते हैं एक मेरे पास दीवार है, दीवार ऐसी दिखेगी, ऐसी होती दीवार, यहां से चींटी चलना शुरू की और मैं 5 सेकंड के बाद देखता हूं चींटी पहुंच गई यहां, ठीक है। तो अगर मेरे को यहां से यहां तक एक वेक्टर बनाना होगा तो वेक्टर बनाने का तरीका होता है लाइन खींचो और एक एरो बना दो, मतलब ये यहां से वहां चले गई है, ठीक है। ये अपना हो गया एरो। अब ये दीवार को थोड़ी देर के लिए मैं इधर ये दोनों लाइन को मिटा देता हूं, ये अपना क्या बन गया? ये वाला बन गया एक्स एक्सिस, ये वाला बन गया वाई एक्सिस। ऐसे ही तो होता है, ओरिजिन से चींटी चलना शुरू किया, चल के यहां तक पहुंच गई, एक किसी पॉइंट पे पहुंच गई, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट पी, ठीक है। अब देखो यहां से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो इसका कुछ x डिस्टेंस आएगा, इसको मैं x1 बोल रहा हूं। यहां से जाऊंगा तो इसका एक कोऑर्डिनेट आएगा y1। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे अभी चींटी कहां है तो मेरे को इसको बताना होगा x1 y1, ठीक है, ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन इसी चीज को जब वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, देखो x डायरेक्शन ये तो पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, ये जो एरो बनाता हूं मैं, इस एरो का क्या मतलब, ये कहां तक जा सकता है? ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। अपन बोर्ड में बनाते हैं, यहां पे मैंने इस लाइन को रोक दिया, लेकिन ये x डायरेक्शन मतलब पूरा इंफिनिटी तक, y डायरेक्शन मतलब पूरा इंफिनिटी तक। तो अब मेरे को अगर x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा?
x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, एक छोटा सा वेक्टर यहां बना लेता हूं, ये एक छोटा सा वेक्टर बना, एक एरो बनाना याद रखना ना, बहुत छोटा सा शायद दिख नहीं रहा होगा, बस y डायरेक्शन का एक छोटा सा एरो बना दिया ऊपर की तरफ ऐसे। एक तीसरा डायरेक्शन भी हो सकता है z डायरेक्शन, तो अपन एक z एक्सिस बनाते हैं, z एक्सिस दिखता है अपना ऐसा, और यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना दिया ऐसा। तो अब इसका कुछ नामकरण करेंगे और परमानेंट हम उसको उसी नाम से बुलाएंगे। तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर मेरे को बताना हो तो उसको अपन i से रिप्रेजेंट करेंगे, i, और ऊपर लगा दिया कैप, कैप लगा दिया मतलब यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं। y को अपन रिप्रेजेंट करते हैं j से, j लगा दो कैप, ठीक है। वैसे ही z को रिप्रेजेंट करते हैं k से। ये i j और k याद रखना, जैसे x y z अभी तक याद रखते थे, i j k को उसी ऑर्डर में याद रखो। x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया i कैप, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया j कैप, z डायरेक्शन का हो गया k कैप, ठीक है। i j k तीनों में कैप लगा देना। कैप मतलब कैसे, कैप कैसा है, ऐसा i लिखे ऊपर कैप लगा दिया, जान लो उसके बड़ा सा लिखते हो i, फिर j लिखे कैप, k लिखे कैप, ठीक है। i j k कैप ऐसा लिखना उसको। अभी देखो, अब अपने एग्जांपल में अब इसको मेरे को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। x1 और y1 तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है सिर्फ x डायरेक्शन में नहीं चल रहा, सिर्फ y में नहीं चल रहा, ये दोनों में चल रहा है, ठीक है। और अगर कोई चीज हवा में चलती तो उसमें z भी आ जाता। तो अभी अपने वाले एग्जांपल में चीज चल रही है तो वो z एक्सिस में तो कहीं नहीं चल रही, तो z को मिटा दिया मैं, अब सिर्फ x और y के टर्म्स में लिखेंगे। तो वो अभी कहां पहुंची अगर मेरे को बताना है, मतलब p वेक्टर बताना है, मैं इस वेक्टर को कुछ नाम देते हैं, ये जो ऊपर वेक्टर को मैं यहां r वेक्टर नाम दे देता हूं। तो मेरे को r वेक्टर बताना है कहां पहुंचा है, तो उसका जो प्रेजेंट पोजीशन है वो लिखेंगे अपन x1 किस डायरेक्शन में i प्लस y1 j, ये होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इस चीज को याद रखना, किसी भी चीज का वेक्टर मतलब पोजीशन मेरे को बताना है इन वेक्टर फॉर्म। दो फॉर्म में बताते हैं अपन, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, कोऑर्डिनेट फॉर्म मतलब x1 y1 बता दो, वो सब चलेगा। तुम लोग ग्राफ में पढ़े हुए हो, x1 y1 मैं बता दिया, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो तुम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना आता है कि 3 और 4 कहां बताओ। लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में बताना है, मतलब मेरे को पूरा रास्ता बताना है, डायरेक्शन के साथ बताना है, तो मैं क्या करूंगा, वो अभी कहां पे है बताने के लिए मैं x1 तो लिखूंगा ही, x1 उसका x कोऑर्डिनेट हो गया, साथ में मैं डायरेक्शन बताऊंगा i, y1 j, और अगर z की वैल्यू होती तो z1 k लिखता हूं, अभी यहां पे जरूरत नहीं। अब अपन एक एग्जांपल उठाते हैं, मान लो r की वैल्यू मेरे को गिवन है, r इज इक्वल टू 3i माइनस 4j, ठीक है, 3i माइनस 4j, और मेरे से यहां से एक क्वेश्चन पूछे कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला याद करोगे, क्या बताया, r वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा r कैप, r वेक्टर का यूनिट वेक्टर अपन लिखेंगे r कैप, व्हिच मस्ट बी इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, सबको अपने को पाइथागोरस थ्योरम आता है। तो ये राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस मालूम है, ये वाला डिस्टेंस मालूम है, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस पता चल सकता है। ऐसा एक ट्रायंगल है ना, अगर ये x है, ये y है, तो ये वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड में निकाल दूंगा r वेक्टर, अब ऊपर मैं लिखूंगा जो वेक्टर है अपना 3i माइनस 4j, ये अपन लिख दिया r वेक्टर, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड करना है। मैग्नीट्यूड करने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब माइनस 4 का स्क्वायर किया वो तो पॉजिटिव है, तो ये हो गया मेरा 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाय 25 का अंडर रूट मतलब 5, तो ये अपना आ गया 3/5i माइनस 4/5j, ये अपना आ गया यूनिट वेक्टर। मतलब इस तरह मैं क्या लिखूंगा r कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका समझ में आया। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग पहले तो जो वेक्टर गिवन है उसको एज इट इज लिख लो, ये वेक्टर गिवन है, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब मेरे को इस वेक्टर का लेंथ बताना था,
और लेंथ निकालने के लिए मेरे को ये लेंथ मालूम है, ये हाइट मालूम है, ये x मालूम है, y मालूम है, तो मैं ये z बता सकता हूँ। ये अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 मार्क्स के हिसाब से कभी-कभी पूछा जा सकता है व्हाट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वो होते हैं इक्वल वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर में बना दिया ऐसा, इसका नाम दे दिया ए वेक्टर। एक दूसरा वेक्टर में बना दिया यहां पे कहीं ऐसा, सेम लेंथ का और डायरेक्शन भी देखो सेम दिख रहा है, मतलब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, तो यहां पर मैं बोलूंगा दे आर इक्वल वेक्टर्स, a इज इक्वल टू b, ठीक है। इसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर में बनाया ऐसा, उधर जा रहा है, एक मैं वेक्टर बना देता हूं उल्टा, तो दिख रहा है मेरे को कि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो b है ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। या b की जगह मैं इसको b नहीं लिखना चाहता, मैं इसको माइनस a लिख दूं। अगर ये ऊपर वाला प्लस a है तो नीचे वाला क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसको माइनस a हो जाएगा। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर पर उस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं जो सेम पॉइंट से शुरू होते हैं। मतलब देखो एक पॉइंट लिया, यहां से एक वेक्टर जा रहा है इधर, ये हो गया ए वेक्टर, एक वेक्टर जा रहा है इधर, ये हो गया बी वेक्टर। ऐसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों शुरू एक ही जगह से हुए। तो दोज वेक्टर्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट आर नोन एज को-इनिशियल वेक्टर। तो ये हो गया को-इनिशियल वेक्टर, जो कि सेम पॉइंट से शुरू होते हैं लेकिन अलग-अलग जगह पे जा रहे होते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट तीन टाइप का हो सकता है, एक के पीछे एक दूसरा जा रहा हो, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, पैरेलल में चल रहा हो, ठीक है। ये ऊपर वाला ए वेक्टर मान लेते हैं, नीचे वाले को बी वेक्टर मान लेते हैं। या एंटी पैरेलल चल रहा हो, मतलब एक आगे जा रहा है और दूसरा उल्टा आ रहा है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया? पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल या एंटी पैरेलल, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। इस टाइप के पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स याद रहेगा। इसके अलावा दो वेक्टर्स हमको मालूम होने चाहिए जो बार बार यूज होते हैं। फिर से कोई चीटी का एग्जांपल, ठीक है। एक चीटी चलना शुरू की यहां से, थोड़ी देर के बाद में क्या देखता हूं, वो पहुंच गई यहां, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं कुछ पॉइंट ए, ठीक है। और इसको ये जो वेक्टर बनाया मैंने, एक याद रखा वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एरो होता है, ये वेक्टर है। तो ये मैंने वेक्टर बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने r1 और ऊपर एक एरो लगा के मैं बताऊंगा कि ये वेक्टर है। अभी ये अपनी चीटी यहां से चलना शुरू की, यहां तक पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूं, चीटी यहां पे पहुंच गई, मतलब वो यहां पहुंच गई। इसका नाम, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैं p, इस वेक्टर का नाम दे दिया मैं r2। तो जो भी वेक्टर याद रखना, मैं हिंदी में बता रहा हूं, जो भी वेक्टर जो इस चीटी का पोजीशन बताता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। द वेक्टर व्हिच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंटली, या जो भी अपना टाइम ऑफ जो भी होगा उसमें, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो r1 मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट ए के लिए, r2 मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट बी के लिए। लेकिन a से b चलने में ये ऐसा चली होगी, a से b यहां से आई होगी, तो वो वाला वेक्टर जो इसके डिस्प्लेसमेंट को बताता है, मतलब a से b गई है, जो भी वेक्टर इसके डिस्प्लेसमेंट को बताए उस वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर and this is position vector, position vector। तो ये नाम याद रखोगे, जो पोजीशन को बता रहा है वो पोजीशन वेक्टर, और कितना मूव की है अपनी जगह से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर एंड नेक्स्ट चीज आएगा हाउ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से यहां आ गया, ये तो मेरे को मालूम है, कितना आया वो देखते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट नाम मिटा रहा है, तो इसी डायग्राम को यूज करूंगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी का अपन लोग कुछ नाम ले लेते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लो xy, और इसका नाम देता हूं मैं x1 y1। मतलब अपनी जो चीटी चल रही थी वो पहले कहां पहुंची, पॉइंट ए पे, मतलब xy पे पहुंची।
xy का मतलब क्या है, नीचे जब जाऊं तो यहाँ पे इस लेंथ का x होगा, यहाँ से यहाँ आ गया तो ये y होगा। थोड़ी देर के बाद वो चल के पहुंच गए पॉइंट B पे और नया पोजीशन इसका क्या मिल रहा है मेरे को, x1 y1। मेरे को बताना है AB कितना है, AB वाला जो वेक्टर है वो कितना है। तो AB कैसे बताऊंगा मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सिर्फ x डायरेक्शन की बात करते हैं, x डायरेक्शन में कितना चली, पहले तो थी यहाँ पे मतलब x पे, चल के आ गई B पे मतलब x1 पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। इस केस में अपन लोग कैसे बताएंगे, फाइनल मेरा कितना हुआ, फाइनल वो यहाँ आई, इनिशियल का हुआ x, तो मैं उसका मेरे को ए बी वेक्टर बताना होगा। व्हाट इज ए बी वेक्टर, तो मैं कैसे लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और क्योंकि अपन x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं i कैप, मतलब ये मैं लिखा मैग्नीट्यूड, ये लिखा डायरेक्शन। लेकिन सिर्फ इसमें x डायरेक्शन तो है नहीं, इसमें y डायरेक्शन भी है। कैसे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहले वो कहां पे थी, y पे, फिर थोड़ी देर के बाद कहां पहुंच गई, y1 पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं y को भी लिखूंगा साथ में प्लस y1 माइनस y, और डायरेक्शन कैसे बताएंगे, j कैप। तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए देखो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो बेसिक फार्मूला ही यही होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो वी शुड नो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पोजीशन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट एंड फाइनल पोजीशन, मतलब ए और बी का कोऑर्डिनेट्स मुझे या उसका वेक्टर मुझे मालूम होना चाहिए। तो उन वेक्टर की हेल्प से मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया, पढ़ा भी था। तो ये इसका एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, n into a करूंगा तो n into a हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर में into 2 किया, तो into 2 किया तो क्योंकि मैं वेक्टर का डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा हूं तो डायरेक्शन सेम आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा एरो बनाया था, यहाँ डबल साइज का एरो बना दिया, जिससे मैं ये बता सकूं कि ये 2a हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड इसका ट्वाइस हो गया। ठीक है, अब एक आता है रिजल्टेंट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। पहले रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन समझो। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, resultant vector is the vector which produces the same effect as the other vectors। अब इसको आसान शब्दों में समझो, हम लोग दो लोग हैं, जैसे एक मान लो एक ऐसे टेबल रखी हुई है, ठीक है, ये टेबल है, अपन ऊपर से देख रहे हैं टेबल, एक जन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इस तरफ खींच रहा है कोई इसको, एक जन खींच रहा है इसको इधर, ठीक है, और दोनों लगभग सेम ताकत वाले हैं, मतलब दो लड़के हैं, दोनों सेम ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये टेबल किधर जाएगा, खुद सोचो। जमीन में भारी टेबल है, उसको दो लोग इस एंगल में ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो टेबल किधर जाएगी, मैं क्या देखता हूँ लास्ट में टेबल किधर जाता है, मतलब वो टेबल उधर गई ना वो टेबल इधर गई, वो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट वाले वेक्टर की तरफ गई। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट पैदा करे। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं, जो कि थोड़ा सा आसान पड़ेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तुम लोग अपने घर से चले, ठीक है, घर से निकले, रोड में गए, एक मोड़ तक गए, वहां से मुड़ गए, मतलब यहां से चलना शुरू किए, सीधा चल के यहां पहुंच गए, ये हो गया तुम लोग का पहला इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए वेक्टर। फिर यहां से मुड़ गए, ऊपर चले गए, ये हो गया तुम लोग का बी वेक्टर। अभी यहां पहुंचे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन मेरे से जब कोई तुम लोगों का फाइनल पोजीशन वेक्टर पूछेगा तो मेरे को क्या मतलब है तुम लोग किस रास्ते से आए हो, याद है ना, डिस्प्लेसमेंट बताते समय हमको रास्ते से मतलब नहीं होता, मुझे मतलब है कि निकले कहां से थे और पहुंचे कहां हो, तो मैं सीधे ये वाला वेक्टर बताऊंगा, इसका नाम दे देता हूं मैं सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या है, बेसिकली ए वेक्टर वाला पाथ और बी वेक्टर वाला पाथ मिलके इफेक्ट अकेले सी बताते रहे, मतलब ए और बी अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सी को बता दूं, ठीक है, मतलब जो वेक्टर सी आएगा अपना वो इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में a प्लस b में आएगा। और मैग्नीट्यूड बताना तो अपने को मालूम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में बता रहा हूं, तो उसको ऐसे लिखते हैं।
और ये सी वेक्टर को ये रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। एक काम करते हैं, इसका नाम अपन आर कर देते हैं, आर वेक्टर, तो आर फॉर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब समझ में आया, ये अकेले वो काम करता है जो बाकी वेक्टर्स मिलके कर रहे थे। देखो यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को ये आर वेक्टर तो था नहीं, मेरे को दो वेक्टर्स का सहारा लेना पड़ा। मैं ए वेक्टर को पकड़ के यहां तक आया, बी वेक्टर को पकड़ के यहां तक गया, ठीक है। लेकिन कोई नया आदमी आएगा, उसको नहीं मालूम मैं कहां से चल के आया, वो तो यही देखेगा कि मैं यहां से चला और यहां पहुंचा, तो वो आर वेक्टर दिखेगा। तो कुल मिला के आर वेक्टर अकेले वो काम कर रहा है जो ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो ए और बी मिलके आर अकेले, तो वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो भी देखते हैं साथ में। ये रिजल्टेंट वेक्टर का याद रखना ना, रिजल्टेंट वेक्टर बार बार अपने को यूज होगा। जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक थोड़ा सा बड़ा वेक्टर है बी वेक्टर, मेरे को करना है रिजल्टेंट बताना है ए प्लस बी बताना है, तो आर वेक्टर बनाना है मेरे को ए प्लस बी। इसको बनाने का तरीका क्या होता है हमेशा याद रखना, एक वेक्टर को पकड़ो यहां पे बना लेते हैं, ये मैं बनाया ए वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस बी करना है, तो दूसरा वेक्टर पकड़ो पकड़ो, याद रखना इसको टेल और इसको हेड बोलते हैं, जहां से शुरू हो रहा है उसको टेल बोलेंगे और जहां पे खत्म हो रहा है उसको हेड बोलेंगे। तो नए वाले वेक्टर का टेल को पिछले वाले वेक्टर के हेड में लाके रखो, मतलब इसको उठा के, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ये वेक्टर इसको उठा के यहां रखो, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन जैसा है वैसे रहेगा। तो ये बना दिया मैं बी वेक्टर, तो a प्लस b, देखो ये जोड़ दिया, डायरेक्शन सेम है, एक नया वेक्टर बनेगा जो कि दिखेगा मेरे को, इसका लेंथ पूरा इतना हो जाएगा और इसका नाम होगा r वेक्टर, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे थे इसलिए ये एक बड़ा वेक्टर बन गया। वैसे ही अगर मेरे को बोलना बता पूछता r इज इक्वल टू बताओ a माइनस b, तो a माइनस b कैसे बताऊंगा मैं, पहले तो a लिखा है तो a को उठा के अपन यहां रख देते हैं, a को उठा के मैं रख लिया यहां ऐसा, दिस इज a वेक्टर, ठीक है। फिर बोल रहा है माइनस बी, तो ये जो बनाया हुआ ये तो बी वेक्टर है, तो माइनस बी के लिए क्या करना होगा मेरे को, माइनस बी के लिए मेरे को इस वेक्टर को उठा के उल्टा करना होगा, मतलब ये वेक्टर दिख रहा है अभी ऐसा, इसको उठा के उल्टा कर पहले, मतलब ये वाला वेक्टर सेम लेंथ का बनाऊंगा, एरो इधर रखूंगा, इसको उठा के इधर ले आया, ये मेरा माइनस बी हो गया, क्योंकि मेरे को a माइनस बी करना है। और दूसरा तरीका मैंने बताया, नए वाले वेक्टर के टेल को, मतलब ये इसका टेल है, उसको उठा के पुराने वाले वेक्टर के हेड में रख दोगे, तो ये वाले पॉइंट को उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो यहां से पकड़ के मैं खींच दिया इसको उल्टा बी वेक्टर, यहां से यहां बी वेक्टर, तो a उतना b इतना, बचा कितना, इसका मतलब ये समझो डिस्प्लेसमेंट बताना है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं अपन, इनिशियल और फाइनल देखते हैं, तो इनिशियल पॉइंट तो ये है, यहां से यहां गया वापस यहां गया, तो देखो कैसे ये बचा, तो फाइनल जो मैं बताऊंगा वो अपना होगा इतना छोटा सा, मतलब यहां से लेके यहां तक जो होगा ये अपना r वेक्टर होगा, क्योंकि इतना तो माइनस हो जाएगा, इसकी अगर वैल्यू मान लो ये 5 है ये 10 है, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 नहीं होगा, माइनस 5 आ गया, देखो उल्टी डायरेक्शन में आया, ओरिजिनली अपन लोग एक ही डायरेक्शन में उधर जा रहे थे, उल्टा आ रहा है, मतलब -5 अपने एग्जांपल में, तो ये r एक वैल्यू आ गई, क्योंकि b बड़ा है, b का मैग्नीट्यूड बड़ा है, इससे इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया अपना। अच्छा, सेम साइज का होता तो 0 हो जाता, अगर a और b सेम साइज के होते तो a माइनस b 10 माइनस 10 0 हो जाता, मतलब वहां अपना 0 वेक्टर मिलता अपने को, उसको नल वेक्टर बोलते हैं, इट इज नोन एज नल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अभी अपन लोग डिस्कस किए, जो रिजल्टेंट वेक्टर डिस्कस किए सिर्फ वो दो वेक्टर्स के लिए किए, दो वेक्टर के अलावा भी बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, मतलब अपन जो वो टेबल को खींच रहे थे, कोई जरूरी थोड़ी दो ही लड़के उस टेबल को खींचे, हो सकता है 5 लोग मिलकर खींचे, तो 5 लोग मिलकर खींचेंगे तो 5 लोग के इक्वल काम होना चाहिए, जैसे अपन काम करते हैं 4-5 वेक्टर उठा के कुछ भी कहीं भी रैंडम उठा के रख लेते हैं, ये तो बना गया a वेक्टर, ये बना गया b वेक्टर, ये बना लिया सी वेक्टर, ये ऐसे एक जैसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा बना दिया, ये हो गया डी वेक्टर, और एक बनाते हैं ई वेक्टर, ये 5 वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, कैसे भी डायरेक्शन ध्यान देना, बस 5 वेक्टर आ जाओ,
है कि ये पांचों वेक्टर मिलके फाइनली रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये मल्टीपल वेक्टर्स में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक अपन लोग दो वेक्टर्स में देखे थे, मल्टीपल वेक्टर्स में देखते हैं क्या होता है। मल्टीपल वेक्टर्स में सबसे पहले मैं कोई जो जिसमें कंफर्टेबल है उसको उठाता हूं, बी को उठाया, ठीक है। बी को उठा के यहां बना दिया, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये इसको उठा के रख लिया मैं यहां, ठीक है। अब उसके बाद क्या उठाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी। मैं बोल रहा हूं बी के बाद उठा रहा हूं ए को, ये ए जैसा दिख रहा है उसको उठा के अपन, अच्छा रखेंगे कैसे, इसके टेल को इसके हेड पे, तो इसको उठा के मैं रख दूंगा ऐसा, ये दिखेगा ऐसा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, सेम इस वेक्टर को उठा के ऐसे का ऐसे रख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ए वेक्टर। और अभी अपन लोग देखे थे दो वेक्टर्स मिलके क्या काम करते हैं, यहां से बनेगा अपना एक पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा एक वेक्टर, ठीक है। इसका अपन लोग नाम, बहुत सारे वेक्टर है तो नया नया नाम नहीं रखते, इसका नाम मैं रख देता हूं a प्लस बी, यहां से नाम दे दिया a प्लस बी। जब अपन किसी का नाम a प्लस बी रख दिया ना, पहले a और b को भूल जाओ, याद है a प्लस बी का मतलब क्या है, b और a मिलके जितना काम कर रहे थे उतना अकेले ये काम कर रहा है, तो मैं सिर्फ इस डॉटेड लाइन को लिखूंगा, ठीक है। अब अपना बन गया a और b को भूल जाओ, इनका काम खत्म। अब किसको पकड़ना है, अब मैं पकड़ लेता हूं c वेक्टर को। सी वेक्टर कैसा दिखेगा, इसको उठा के यहां से रख दिया, तो ये बन गया मेरा ऐसा, जैसा सी दिख रहा है वैसे ही बना देना यहां पे, ये बन गया सी वेक्टर, ठीक है। तो अब मेरे पास कौन सा वेक्टर है, a प्लस बी और c, तो इन तीनों इन दोनों का तो काम खत्म हो चुका है, तो नया जो रिजल्टेंट बनेगा वो दिखेगा मेरे को ऐसा, और इसका नाम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब C का भी काम खत्म, AB का भी काम खत्म, मेरे को सिर्फ अब ये वाले को देखना है। अब किसको पकड़ूं मैं, अब रख लेता हूं D को उठाता हूं, तो D को उठा के रख लेता हूं यहां पे, तो ये दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो अब अपन पहुंच गए यहां, तो यहां से अब एक लाइन खींचूंगा, और ये वाला जो नया वेक्टर बना ये क्या नाम रहेगा इसका, A प्लस B प्लस C प्लस D। वैसे अब E को उठा लेते हैं अपन, तो ई मेरे को दिख रहा है ऐसा, क्या बता रहा है, जैसा दिख रहा है उसको उठा के लाके यहां रख दे रहा हूं। फाइनली अपन कहां पहुंच गए, यहां पहुंचे। तो ये वाला जो वेक्टर मिला मेरे को, ये लास्ट में जो ये वेक्टर मिला, ये अपन लोग ये पांचों कौन है, ये पांचों वो लड़के हैं जो उस टेबल को खींच रहे हैं, ठीक है। सब अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो वो टेबल फाइनली कहां जाएगी मेरे को ये बताना है। इसको एग्जांपल से समझो, पांच लोग एक टेबल पे मेहनत कर रहे हैं, उसको पकड़ के सब लोग लड़ रहे हैं, खींच रहे हैं एक एक तरफ, तो टेबल फाइनली किधर जाएगा, ठीक है। अच्छा कौन सा वेक्टर पहले उठा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उसको जैसे मैंने सबसे पहले बी उठाया, तुम लोग किसी भी वेक्टर को उठा लो किसी भी ऑर्डर में, फाइनली यही पहुंचोगे जहां पर पहुंचे, यहां बी और ए को उठाया तो मैं यहां पहुंचा, फिर सी को उठाया तो मैं यहां पहुंचा, डी को उठाया तो मैं यहां पहुंचा, ई को उठाया तो फाइनली मैं यहां पहुंच गया, ठीक है। तो एक एक इसको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर बोलते हैं, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब नंबर ऑफ जिसमें साइड्स 3 से ज्यादा होते हैं, ट्रायंगल तक हमको मालूम है, फिर पॉलीगॉन, तो कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, a + b + c + d + e, और इज इक्वल टू लास्ट वाले वेक्टर को अपन रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, r वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर। इसके बाद अपना दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अभी ना करें तो बेहतर होगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।